हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वाटरशेड मैनेजमेंट टॉपिक को। दिस इज़ फ्रॉम द बुक एग्रीकल्चर एट अ ग्लैंस बाय आर के शर्मा। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स नहीं अटेंड करें, यू कैन सिंपली विजिट टू द चैनल प्लेलिस्ट एंड वॉच दैम। एंड इफ यू आर न्यू हियर then don't forget to subscribe this channel and also press the bell icon. So let's start. Watershed management. Question number 1. A natural hydrological unit having common runoff outlet point, it is called watershed. Watershed का मतलब होता है, watershed एक प्राकृतिक हाइड्रोलॉजिकल यूनिट होती है जहाँ पे वाटर कलेक्ट होता है और उसका एक कॉमन रन ऑफ या आउटलेट पॉइंट होता है। यानी सपोज दिस एरिया इज नंबर 1, दिस इज एरिया नंबर 2। ये वाटरशेड मैनेजमेंट कहलाएगा क्योंकि ये नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल यूनिट है। यहाँ पे पानी जो होता है वो स्टोर होता है। इट में बी रेन वाटर समथिंग, ठीक है। एंड इट हैज़ अ कॉमन आउटलेट, और उसकी कॉमन आउटलेट निकलती है। ये कॉमन आउटलेट होती है, दैट इज रिफर्ड एज वाटरशेड। तो इन एरियाज़ को हम बोलते हैं वाटरशेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ रन ऑफ टू द वॉल्यूम ऑफ प्रेसिपिटेशन रिसीव इन अ कैचमेंट एरिया, इट इज़ नोन एज व्हाट। तो जो रेशियो होता है, रन ऑफ कितना हुआ है और कितना वॉल्यूम ऑफ प्रेसिपिटेशन रिसीव हुआ है कैचमेंट एरिया में, उसके रेशियो को हम बोलते हैं रन ऑफ कोफिशिएंट। तो रन ऑफ कोफिशिएंट में रन ऑफ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ प्रेसिपिटेशन रिसीव इन अ कैचमेंट एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो वाटरशेड कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट, तीन चीज़ होती हैं, तीन तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, या तीन तरह के अच्छा वो इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं। ये वाटरशेड के टाइप हैं। दो तरह के वाटरशेड होते हैं, मिनी एंड माइक्रो। तो यहाँ पूछा गया है कि माइक्रो वाटरशेड का कितना एरिया कवर होता है। तो माइक्रो वाटरशेड में 100 से 100 टू 1000 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है वो कवर हो जाता है। रिमेंबर दिस, माइक्रो वाटरशेड में 100 से 1000 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरिगेशन प्रोजेक्ट से है। तीन तरह के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे पूछा गया है मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट कवर एन एरिया ऑफ, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट का कितना एरिया कवर होता है। तो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनका एरिया सबसे ज़्यादा होता है। तीन कैटेगरीज होती हैं, मेजर, माइनर, मीडियम की, और सबसे ज़्यादा जो एरिया होता है वो मेजर का होता है, दैट इज़ अराउंड 10,000 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिगेशन प्रोजेक्ट कवर मोर देन 10,000 हेक्टेयर ऑफ कैचमेंट एरिया। अगर कैचमेंट कमांड एरिया 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसी को थोड़ा घुमा दिया है। दैट इज़, अभी हमने पढ़ा था मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे भी वही है, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिगेशन प्रोजेक्ट कवर 2000 टू 10,000 हेक्टेयर ऑफ कैचमेंट कमांड एरिया। अगर इतना कमांड एरिया है 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में, तो मीडियम रेंज में आएगा, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरिगेशन प्रोजेक्ट कवर अबाउट लेस देन 2000 हेक्टेयर ऑफ कैचमेंट कमांड एरिया, दैट इज रिफर्ड एज माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो हम इसको माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। तो तीन तरह के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, मेजर, मीडियम एंड माइनर। माइनर में 2000 हेक्टेयर से कम, मीडियम में 2000 से 10,000, और 10,000 से ज़्यादा अधिक हो जाएगा तो वो मेजर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर हार्वेस्टिंग इन सीटू इज़ नोन एज। अगर हम इन सीटू तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रन ऑफ फार्मिंग। इन सीटू वाटर हार्वेस्टिंग जो होती है, हार्वेस्टिंग इन सीटू, ठीक है। इन सीटू का माने जहाँ पे वो हो रहा है प्रोसेस, उसी जगह पे अगर हम कुछ कर रहे हैं एक्टिविटी, दैट इज़ कॉल्ड इन सीटू, ठीक है। और वाटर को हार्वेस्ट करना इन सीटू तरीके से, दैट इज़ कॉल्ड रन ऑफ फार्मिंग। बिकॉज रन ऑफ क्या होता है, रन ऑफ का मतलब होता है जो एक्सेस वाटर होता है फील्ड में, जो एक्सेस वाटर होता है दैट इज़ कॉल्ड रन ऑफ। जो एक्सेस वाटर ड्रेन आउट होता है आफ्टर अ कंप्लीट, मतलब सॉइल ने जितना पानी एब्जॉर्ब करना था उसके बाद जो स्टिल वाटर रह जाता है, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, वो रन ऑफ की फॉर्म में रिमूव होता रहता है, दैट इज़ रन ऑफ वाटर। और रन ऑफ वाटर की हम फार्मिंग भी कर सकते हैं उसको हार्वेस्ट करके। तो अगर हम उसको हार्वेस्ट करना चाहें इन सीटू तरीके से, दैट इज़ कॉल्ड रन ऑफ फार्मिंग। नेक्स्ट टॉपिक है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में पहला क्वेश्चन है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन एरिया वेयर एवरेज एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 750 mm पर एनम। तो यहाँ पे भी तीन कैटेगरी बनती हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में। तो पहली कैटेगरी बताई है कि अगर रेनफॉल 750 mm से कम है तो उसको हम कैसा
एग्रीकल्चर में कंसिडर करेंगे, उसमें हम जो क्रॉप्स कल्टिवेशन करेंगे वो किस टाइप में आते हैं, दैट इज़ रिफर्ड एज ड्राई फार्मिंग। तो ड्राई फार्मिंग नाम से समझ में, ड्राई माने सूखा, यहाँ पे सूखा बहुत होता है बिकॉज यहाँ पे रेनफॉल कम है। सो 750 mm से कम की बारिश है तो ड्राई फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन एरिया रिसीविंग रेनफॉल फ्रॉम 750 टू 1150 mm पर एनम। तो अगर ये बीच की रेंज आ गई, ये हमारी मीडियम रेंज होती है, इस मीडियम रेंज को नाम दिया है ड्राई लैंड फार्मिंग। यहाँ ड्राई भी है, ठीक है, ड्राई में लैंड लगाना है, बस ड्राई लैंड फार्मिंग। 750 से कम ड्राई फार्मिंग, 750 से 150 mm है तो ड्राई लैंड फार्मिंग। और अगर 1150 mm से ज़्यादा बारिश हो जाती है, मोर देन 1150 mm, उसको हम कंसिडर करेंगे रेन फेड फार्मिंग। तो रेन फेड में रेन टर्म आ रहा है, रेन माने बारिश, यहाँ पे बारिश भी सबसे अधिक है, मोर देन 1150 mm। तो 3 कैटेगरीज होती हैं रेनफॉल की, लेस देन 750, 750 टू 1150 और मोर देन 1150। पहली कैटेगरी की यहाँ पे कम बारिश है वो रेन फेड है, मीडियम वाला ड्राई लैंड फार्मिंग है, और अगर ज़्यादा अधिक बारिश है तो वो रेन फेड फार्मिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप ग्रोइंग सीजन ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग। तो ड्राई लैंड फार्मिंग जो थी क्या थी, मीडियम रेंज थी, जहाँ पे बारिश कितनी थी 750 से 1150 mm पर एनम की बारिश हो रही थी, 11 है ये, ठीक है। तो 750 से 1150 mm जो बारिश होती है वो ड्राई लैंड फार्मिंग है। वहाँ पे जो क्रॉप ग्रोइंग सीजन होता है वो कितना होता है, अराउंड 75 टू 120 डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि याद रखना है कि क्रॉप ग्रोइंग सीजन कितना है और रेनफॉल कितनी होती है। तो रेनफॉल 750 से 1150 है और क्रॉप ग्रोइंग सीजन 75 से 120 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इन नॉर्मल क्रॉप प्लांटिंग टू मीट वेदर एबनॉर्मलिटीज टर्म्ड एज। कभी कभार क्या होता है कि जो वेदर होते हैं उसमें कुछ चेंजेस होने लगते हैं, नॉर्मल जो वेदर होता है उसमें कुछ चेंजेस अगर हो जाते हैं तो हम अपनी जो क्रॉप्स की कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस जो होते हैं उनमें भी कुछ चेंज कर देते हैं। तो वेदर एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से, यानी मौसम की ख़राबी या मौसम के बदलाव की वजह से हम अपनी नॉर्मल क्रॉप प्लानिंग में जो बदलाव करते हैं, उन बदलाव को, चेंजेस को क्या कहा जाता है, उस प्लानिंग को क्या कहेंगे हम, दैट इज़ कॉल्ड कंटिंजेंट प्लानिंग। तो कंटिंजेंट प्लानिंग क्या होती है, एक तरह की प्लानिंग होती है व्हेन द वेदर इज़ नॉट नॉर्मल, इट इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन और डेविएट फ्रॉम द नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। तो मौसम अगर सही नहीं होता है, उस सही मौसम की ख़राबी की वजह से हम अपनी नॉर्मल क्रॉप प्लानिंग अब नहीं कर सकते। हम अब क्या करेंगे, अपनी नॉर्मल क्रॉप की प्लानिंग में कुछ बदलाव करेंगे, चेंजेस करेंगे, और उस तरह की जो प्लानिंग होगी दैट इज़ कॉल्ड कंटिंजेंट प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, द मेन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन मानसून। इंडियन मानसून के मेन फीचर्स क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ लॉन्ग ब्रेक्स इन द रेनी सीजन। यानी जो रेनी सीजन होता है वो लॉन्ग ब्रेक्स, यानी उसमें बहुत टाइम बाद जो है रेनी सीजन आता है, बहुत कम समय के लिए रहता है। एंड प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल्स, और लंबे समय तक तो ड्राई स्पेल यानी सूखा ही पड़ा रहता है, एकदम अकाल हो जाता है पानी का। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है इंडियन मानसून के। और इंडिया में जो मानसून रहता है वो बेसिकली इंडिया में 75% जो रेनफॉल होती है वो किस वाले मानसून से होती है, इट इज़ ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून। तो इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून से 75% अराउंड रेनफॉल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इज। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में सबसे खतरनाक डेंजर सिचुएशन जो होती है दैट इज़ अर्ली विड्रॉल ऑफ वाटर। अगर वाटर का अर्ली विड्रॉ हो जाता है तो ये मोस्ट डेंजर सिचुएशन में कंसिडर होती है। अर्ली विड्रॉल का मतलब बारिश हुई है लेकिन वो जल्दी चली भी गई है, तो दैट इज़ कॉल्ड अर्ली विड्रॉल ऑफ वाटर, जो कि मोस्ट डेंजरस सिचुएशन में कंसिडर की जाता है इन केस ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंटिंजेंट क्रॉप प्लान सजेस्टेड व्हेन लॉन्ग गैप इन रेनफॉल मीन्स द कंटिंजेंट क्रॉप प्लान सजेस्टेड फॉर लॉन्ग गैप इन रेनफॉल। अगर हमको बारिश में बहुत ज़्यादा लॉन्ग गैप हो चुका है, सपोज फर्स्ट रेनफॉल हुई थी उसके बाद बहुत लंबे गैप के बाद सेकंड रेनफॉल हुई है, तो उसके बीच में हमको क्या करनी पड़ती है, उसके बीच में हमको कंटिंजेंट क्रॉप्स लगाने पड़ते हैं। तो कौन कौन से कंटिंजेंट क्रॉप्स क्या होता है, आंसर इज प्रोवाइड लाइफ सेविंग इरीगेशन ओनली एट क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज। तो कंटिंजेंट क्रॉप्स में हमको कंटिंजेंट इरीगेशन देना पड़ता है। कंटिंजेंट इरीगेशन का मतलब होता है लाइफ सेविंग इरीगेशन, और लाइफ सेविंग इरीगेशन हम कब देते हैं, सिर्फ क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर कल्टिवेटिंग वीट क्रॉप
अगर आपने गेहूँ को कल्टिवेट करा है तो गेहूँ की जो सबसे मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेस होती है, वैसे बहुत सारी होती हैं लेकिन मोस्ट क्रिटिकल की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेस जो है इरीगेशन की, दैट इज CRI स्टेज, ग्राउंड रूट इनिशिएशन स्टेज। तो कंटिजेंट इरीगेशन का मतलब होता है कि जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेस होती है सिर्फ उनमें ही वाटर अप्लाई करा जाए, यानी वीट के केस में हम CRI स्टेज में जो वाटर अप्लाई करेंगे वो एक तरह का कंटिजेंट या फिर हम कह सकते हैं लाइफ सेविंग इरीगेशन होता है। और ये हम फॉलो करते हैं तब जब मतलब रेनफॉल के बीच में बहुत ज़्यादा लॉन्ग गैप रह जाता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्टरनेट क्रॉप्स रिकमेंडेड टू सो अंडर लेट ऑनसेट ऑफ मानसून। अगर मानसून लेट ऑनसेट हो चुका है यानी बहुत देर में आएगा तो हमें कौन सी क्रॉप रिकमेंड करनी चाहिए? तो लेट ऑनसेट के लिए हमारे पास ऑप्शन हैं कैस्टर, ग्रीन ग्राम, काउपी एंड सनफ्लावर। दीज क्रॉप्स आर रिकमेंडेड एज अ अल्टरनेट क्रॉप इन लेट ऑनसेट ऑफ मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन द क्रॉप सोन अंडर कंडीशंस ऑफ अर्ली ऑनसेट ऑफ मानसून। नेक्स्ट कंडीशन के बारे में बात हो रही है अर्ली ऑनसेट ऑफ मानसून। पहला कंडीशन हमारा था अगर मानसून देर में होगा तो हम कौन सी क्रॉप कल्टीवेट कर सकते हैं? कैस्टर, ग्रीन ग्राम, काउपी एंड सनफ्लावर। लेकिन अगर अर्ली ऑनसेट ऑफ मानसून है तो अर्ली ऑनसेट के लिए हम वो क्रॉप्स यूज़ करेंगे जो बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई कंडीशंस जिनको चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा वाटर उनको स्टार्टिंग में मिल जाए उसके बाद ड्राई कंडीशन को वो टॉलरेट कर सकते हैं, उनको रेजिस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे दो इंपॉर्टेंट क्रॉप हैं, दैट इज पर्मलेट एंड सिसेमम। ठीक है, पर्मलेट यानी व्हाट? पर्मलेट मीन्स बाजरा, और सिसेमम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तिल। ठीक है, दो तरह के तिल होते हैं, काले और सफ़ेद, तो सिसेमम तिल होता है। ठीक है, तो बाजरा और तिल इनको हम अर्ली ऑनसेट ऑफ मानसून पे ग्रो कर सकते हैं। तो अर्ली ऑनसेट के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, बाजरा एंड तिल, जबकि लेट ऑनसेट ऑफ मानसून में हमारे पास काफ़ी ऑप्शन थे, कैस्टर, ग्रीन ग्राम, कॉपी एंड सनफ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पीरियड इन विच द अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर इज इनफ टू मीट द इवेपोट्रांसपिरेशन रिक्वायरमेंट ऑफ ड्राईलैंड क्रॉप इज कॉल्ड लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड। देखो इसका मतलब क्या होता है, वी ऑलरेडी नो व्हाट इज़ इवेपोट्रांसपिरेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, इवेपोट्रांसपिरेशन रिक्वायरमेंट या फिर ET रिक्वायरमेंट क्या होती है? कोई भी क्रॉप जब हम कल्टीवेट करते हैं सॉइल में तो सॉइल से जो लॉस होता है वाटर का इन द फॉर्म ऑफ वेपर टू द एटमॉस्फेयर इट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। लेकिन वही लॉस जब प्लांट्स की लीव्स के द्वारा होता है, जब प्लांट्स में लीव्स में जब स्टोमेटाज ओपन होते हैं वहाँ से जो वाटर लॉस हो जाता है एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ वेपर, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपैरेशन। अब क्रॉप की ET रिक्वायरमेंट कितनी है, यानी क्रॉप को कितना पानी देना है ताकि उसकी ET की रिक्वायरमेंट जो है इवेपोट्रांसपिरेशन रिक्वायरमेंट वो पूरी हो जाए, तो वो कितना पीरियड के लिए जो सॉइल में पाया जाने वाला मॉइस्चर है, अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर कहाँ से कहाँ तक का होता है ये भी हमने डिस्कस करा था। ये है फील्ड कैपेसिटी और ये है PWP यानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो फील्ड कैपेसिटी से लेकर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में जो वाटर रहता है दैट इज रिफर्ड एज अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। तो अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर कितने टाइम तक अवेलेबल रहेगा जिससे क्रॉप अपनी ET रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा Day 1 है और ये हमारा Day 20 है, तो इतने टाइम तक जो अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर है वो प्लांट में अवेलेबल रहेगा ताकि इस टाइम तक अपनी प्लांट्स क्या करें, अपनी ET की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके। तो इस बीच के टाइम को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड। इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड, इसको हम लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड कहते हैं। यही पूछा गया था यहाँ पे। क्वेश्चन ये था कि वो समय जो है जब अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर प्लांट्स को अवेलेबल रहेगा और प्लांट की ET रिक्वायरमेंट पूरी होती रहेंगी इन केस ऑफ ड्राईलैंड क्रॉप, उसको हमने नाम दिया लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड सुटेबल फॉर ग्रोइंग ओनली अ सिंगल ड्राईलैंड क्रॉप। अगर हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में सिंगल क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं तो उस टाइम पे जो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड है वो कितना रहना चाहिए। सिर्फ एक क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हैं यानी, ठीक है, मल्टीपल क्रॉप्स नहीं है, ओनली सिंगल मोनो कल्टीवेशन हो रहा है। ठीक है, उस टाइम पे जो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड होता है 14 वीक्स का होता है। 14 वीक्स का मतलब ये है कि फील्ड कैपेसिटी है और ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है, इसके बीच में 14 वीक्स का टाइम रहेगा, कम से कम 14 वीक्स का टाइम है जब अवेलेबल मॉइस्चर जो है
AM का मतलब है अवेलेबल मॉइस्चर। तो अवेलेबल मॉइस्चर जो है 14 वीक्स तक अच्छे से प्लांट्स के अंदर काम करेगा, प्लांट्स की ईटी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। लेकिन 14 वीक्स के बाद जो पानी है वो कहाँ एंटर हो जाएगा, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में एंटर हो जाएगा। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वाली कंडीशन आते ही प्लांट्स जो होते हैं वो अपना ईटी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण उनमें से बहुत सारा पानी भी लॉस होगा और पानी और बचा भी नहीं है सॉइल में। तो कंडीशन क्या है, एकदम ड्राईनेस की कंडीशन आ जाएगी, जिसकी वजह से प्लांट एकदम क्या कर जाएगा, विल्ट करने लगेगा, एकदम ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ पे पूछा गया था कि जो सिंगल क्रॉप्स कल्टीवेट अगर हम करते हैं बाय चांस, तो उसका ग्रोइंग सीजन क्या जो कि लेंथ है वो कितनी होगी, अराउंड 14 वीक्स होगी। लेकिन अगर हम बात करें, ये तो हमारा केस था सिंगल क्रॉप अगर हमने कल्टीवेट करी है। अगर सपोज़ हम ड्राईलैंड जैसी जगह में हैं और हम सिंगल क्रॉप ना कल्टीवेट करें, हम इंटरक्रॉपिंग करें, बहुत सारी क्रॉप्स को एक ज़मीन में ग्रो करें, तब हमारा ये जो अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर का जो पीरियड है वो बढ़ जाएगा। यानी पहले 14 वीक्स का अगर हम सिंगल क्रॉप रखेंगे, लेकिन अगर मल्टीपल क्रॉप्स हैं या इंटर क्रॉप्स हैं तो 14 से 20 वीक्स का ये हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। देखो, अगर हम सिंगल क्रॉप कल्टीवेट करते हैं तो हमारा जो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड है दैट इज़ अराउंड 14 वीक्स। लेकिन अगर हम इंटर क्रॉपिंग करते हैं तो इंटर क्रॉपिंग के केस में जो हमारा लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड है इट इज़ मोर देन दैट इज़ अराउंड 14 to 20 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉइस्चर डेफिशिएंट कंडीशन results when the amount of water vapor available in the soil is not sufficient to meet the demand of potential evapotranspiration। यानी अगर हमारे क्रॉप की पोटेंशियल ईटी रिक्वायरमेंट यानी इवेपोट्रांसपिरेशन रिक्वायरमेंट की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, किससे नहीं हो पाएगी, जो भी वाटर अवेलेबल है। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अवेलेबल इन द सॉइल, मिट्टी में जितना भी पानी अवेलेबल है एक पॉइंट में, लेकिन वो पानी क्या कर रहा है, प्लांट्स की ईटी रिक्वायरमेंट को या ईटी की डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है। तो वो जितना भी पानी मौजूद था वो कम था, इसका मतलब तो वो जो मॉइस्चर डेफिशिएंट कंडीशन है उसको हमने बोला ड्राउट, यानी वो सूखा पड़ गया, ड्राउट बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट वे ऑफ एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स टू ड्राउट। अगर हमें किसी प्लांट्स को ड्राउट में अडेप्ट करना है, सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है इवेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द ड्राउट कंडीशन इज सिंपल है। ड्राउट कंडीशन में जो केमिकल एक्यूमुलेट होता है बेसिकली अमीनो एसिड होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोलीन। प्रोलीन इज बेसिकली अ अमीनो एसिड विच इज एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द ड्राउट कंडीशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ एक्यूमुलेटेड इन द लीव्स ऑफ वाटर स्ट्रेस प्लांट। तो वाटर स्ट्रेस प्लांट की लीव्स में क्या चीज़ एक्यूमुलेट होती है, दैट इज़ ABA। ABA का मतलब होता है ये प्लांट हार्मोन है, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, बिकॉज ये प्लांट जब स्ट्रेस में होता है, जब प्लांट्स को पानी नहीं मिल पा रहा होता है एक राइट प्रपोर्शन में, एक राइट अमाउंट में पानी नहीं मिल पाता है, तब ये एब्सिसिक एसिड का हार्मोन प्लांट्स की जो लीव्स हैं वहाँ पे रिलीज़ होने लगता है, और ये हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, इसकी वजह से जो लीव्स हैं वो, आपने इसकी वजह से लीफ फॉल सुना होगा। लीफ फॉल जो होता है, पत्तों का झड़ना, वो एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। होता क्या, जब प्लांट एकदम वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में आ जाता है तो पत्तों में एब्सिसिक एसिड बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पत्ता पेड़ से अलग होकर नीचे गिर जाता है, लीफ फॉल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट एप्रोप्रिएट क्रॉप्स इन ड्राईलैंड फार्मिंग। तो ड्राईलैंड फार्मिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन से हैं, अभी हमने पढ़ा था ऊपर, पर्मलेट है, सॉर्गम है, ग्राम, तोरिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो ईजिली ड्राईलैंड में ग्रो किए जाते हैं। ड्राईलैंड फार्मिंग का हमेशा रेनफॉल याद रखना है, मीडियम रेंज है, यहाँ पे 750 से 1150 mm है, और इसका जो ग्रोइंग पीरियड का जो लेंथ थी दैट इज़ अराउंड 75 to 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following rotation under dryland cultivation will be more remunerative। remunerative का मतलब होता है कि चीज़ों को इम्प्रूव करना, एकदम से नया तरह से क्रिएट करना। तो अगर हम कौन सा क्रॉप रोटेशन करें ड्राईलैंड कंडीशन में, जो हमारी सॉइल है वो कंडीशंस जो हैं वो रिन्यूमरेट करें, यानी इम्प्रूव हो जाए, दैट इज सिसमम एंड गम। नेक्स्ट क्वेश्चन, the chemical used to check the transpiration losses of water that is called anti-transpirant। एंटी मीन्स अपोज करना, यानी ट्रांसपिरेशन को चेक करना, उसको रोकना, उसको स्टॉप करने के लिए हम केमिकल्स जो यूज़ करते हैं दैट इज रिफर्ड एज एंटी ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटी ट्रांसपेरेंट से है अगेन, 2,4-D एट्राजीन PMA एट लो कंसनट्रेशन एक्ट एज विच टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट। तो डिफरेंट टाइप के एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते हैं, टोटल
4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो एग्जांपल हैं 2,4-D एट्राजिन PMA एट लो कंसंट्रेशन, ये किस टाइप के एंटी ट्रांसपेरेंट हैं? दे आर स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप कैसे? बिकॉज जो स्टोमेटास जब ओपन होते हैं, लीव्स के स्टोमेटा ऐसे होते हैं, तो जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो लीव्स के जो भी वाटर है वो एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर। लेकिन वहीं पे अगर हम स्टोमेटा को कर दें क्लोज, स्टोमेटा पूरे बंद रहेंगे, तो स्टोमेटा बंद है तो कहीं से पानी बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है। स्टोमेटा बंद हो गए हैं तो पानी बाहर नहीं निकलेगा, तो हमने पानी को क्या करा? सेव करा अंदर, ये यानी ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा, तो यही होता है एंटी ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। इसमें एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, 2,4-D है, एट्राजिन है, PMA का मतलब होता है फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्म फॉर्मिंग एंटी ट्रांसपेरेंट्स। तो मैंने आपको बताया 4 तरह के होते हैं। पहला हमारा तरीका था स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, दूसरा होता है हमारा फिल्म फॉर्मिंग टाइप। फिल्म फॉर्मिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट के एग्जांपल्स में कौन कौन आता है? हेक्साडिकिनोल, मोबिलीव, वैक्स एंड सिलिकॉन, ये इंपॉर्टेंट है, ये फिल्म फॉर्मिंग है। एग्जाम्स में इन्हीं से क्वेश्चन बन जाता है, कोई ऑप्शन आपको दे देंगे, किसी का एग्जाम्पल देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है एट्राजिन, पूछ लिया जाएगा कि एट्राजिन है और 4 टाइप्स के नाम होंगे। फॉर एग्जांपल स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप है, दूसरा आपको दिया होगा फिल्म फॉर्मिंग टाइप, तीसरा आपको दिया होगा मे बी रिफ्लेक्टेंट टाइप या ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप। तो आपको चूज़ करना होगा कि एट्राजिन किस में आता है। तो एट्राजिन स्टोमेटा को बंद करता है, तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन होगा यानी स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप वो आपका सही होगा। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, फ्रेम हो सकते हैं। तो वेल यहाँ पे पूछा गया था 2,4-D PMA का, दैट इज स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। हेक्साडिकिनोल, मोबिलीव, वैक्स एंड सिलिकॉन, दे आर फिल्म फॉर्मिंग टाइप। इसके अलावा जो कोलिन होता है, कोलिन 5%, ये हमारा रिफ्लेक्टेंट टाइप होता है। रिफ्लेक्टेंट टाइप में एक और एग्जांपल आप याद करो, चाइना क्ले। जो चाइना क्ले होती है ये भी एक तरह का मटेरियल होता है जो कि हम लीव्स में अप्लाई कर देते हैं और ये रिफ्लेक्ट कर देता है। जो भी सन की रेज होती हैं उनको रिफ्लेक्ट करेगा, जिसके कारण क्या होगा? लीव्स में सन का जो इफेक्ट होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ना, वो नहीं हो पाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं तो पानी का लॉस नहीं होगा, जितनी सन रेज आ रही हैं वो सब रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। दैट एग्जाम्पल यहाँ पे है कोलिन एंड चाइना क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट। तो ग्रोथ रिटार्डेंट में कौन आते हैं? दैट इज ट्रिपल-C साइकोसीन। तो ग्रोथ रिटार्डेंट में हमारा इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ रिटार्डेंट्स क्या करते हैं? बेसिकली ये ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। लीव्स की जो ग्रोथ होती है, प्लांट की जो ग्रोथ है उसको स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल आता है साइकोसीन। तो 4 तरह के एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप एंड फिल्म फॉर्मिंग टाइप, रिफ्लेक्टिंग टाइप एंड ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज वीड मैनेजमेंट। वाटरशेड हो गया है, ड्राईलैंड फार्मिंग हो गया है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गया है। अब आएंगे वीड मैनेजमेंट में। वीड मैनेजमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है वीड की डेफिनेशन से। वीड होता क्या है? अनवांटेड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज़ नॉट डिज़ायर्ड। कोई भी अनवांटेड प्लांट अगर ग्रो होता है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे उसकी डिज़ायर ही नहीं है, जहाँ पे हमने उसको ग्रो करा ही नहीं था, वो अपना आप ग्रो हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड वीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच वीड्स दैट आर ग्रोन इन कल्टिवेटेड फील्ड। तो 2 तरह की वीड्स होते हैं, कुछ वीड्स जो होते हैं वो कल्टिवेटेड फील्ड में ग्रो होते हैं, कुछ वीड्स हमारे कल्टिवेटेड फील्ड में ग्रो नहीं कर पाते। कल्टिवेट फील्ड का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम फील्ड को तैयार करते हैं ना, किसी भी क्रॉप की सोइंग करते हैं, सोइंग से पहले हम क्या करते हैं, उस क्रॉप की जो लैंड होती है उसको अच्छे से कल्टिवेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे राइस है, राइस के केस में हम क्या करते हैं, फील्ड जो होता है उसमें अच्छे से प्लोइंग करते हैं, बहुत बार प्लोइंग कराई जाती है, उसको अच्छे से लेवल करा जाएगा, स्मूथ करा जाएगा, तब जाके हम उसमें सोइंग करते हैं। तो ये सब जो हम क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद भी अगर हमें वीड्स देखने को मिल रहे हैं वहाँ पे, तो वो वीड्स जो हैं उनको बोला जाता है ऑब्लिगेट वीड। यानी वो वीड्स जो कल्टिवेटेड फील्ड में ग्रो होते हैं, दे आर रिफर्ड एज ऑब्लिगेट वीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप्ड अलॉन्ग वाइल्ड एंड वीड्स आर नोन एज। यानी ऐसी क्रॉप जो नॉन कल्टिवेटेड लैंड में ग्रो होती है, इट इज़ नॉन कल्टिवेटेड लैंड। ये हमारा जो है नॉन कल्टिवेटेड लैंड है। तो अगर नॉन कल्टिवेटेड लैंड में अगर हमारी कोई वीड ग्रो हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड फैकल्टेटिव वीड्स। तो 2 तरह की वीड्स का क्लासिफिकेशन हमने देखा, ऑब्लिगेट वीड एंड फैकल्टेटिव वीड्स।
ऑब्लिगेट वीड्स जो होते हैं वो कल्टिवेटेड फील्ड में ग्रो होते हैं और मोस्टली हमारे लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस यही होते हैं ऑब्लिगेट वीड, बिकॉज ये हमारे कल्टिवेटेड फील्ड में ग्रो हो रहे हैं। और जो कल्टिवेटेड फील्ड में ग्रो नहीं हो रहे, एकदम वाइल्ड जंगली जगह पे ग्रो हो रहे हैं, दैट इज़ फैकल्टेटिव, ये हमारे यूज़ के नहीं होते ज़्यादातर, क्योंकि हमें इनसे कोई नुकसान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लमेटिक वीड whose seed once mixed with crop seed is extremely difficult to separate, यानी वो वीड्स जिनके बीज एक बार मिक्स हो जाते हैं हमारी क्रॉप के साथ, तो वो मिक्स हो जाते हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है उनको अलग करना। उस तरह की वीड्स को हम बोलते हैं ऑब्जेक्शनेबल वीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनडिज़ायरेबल ट्रबलसम वीड डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम है, ट्रबलसम यानी प्रॉब्लमेटिक हैं, जिनको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट है, उनको बोलते हैं नॉक्सियस वीड। जैसे फॉर एग्जांपल पार्थीनियम, जो पार्थीनियम वीड है, पार्थीनियम स्टेरोफोरस, तो पार्थीनियम स्टेरोफोरस जो वीड है ये एक तरह का नॉक्सियस वीड है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिमिक्री वीड ऑफ राइस एंड वीट। मिमिक्री वीड्स का मतलब होता है जो एग्जैक्ट टू कॉपी हो, दिखने में बिल्कुल राइस की तरह लग रहा हो, या फिर वीट का है तो वीट की तरह लग रहा हो। तो कौन है, तो राइस के केस में जो वीट होता है दैट इज़ वाइल्ड राइस, जिसको हम बोलते हैं इकाइनोक्लोआ, इकाइनो साइंटिफिक नेम है इकाइनोक्लोआ क्रूज गैली। तो इकाइनोक्लोआ क्रूज गैली वाइल्ड राइस, ये राइस के केस में लगता है, राइस का मिमिक्री वीट है। अगर हम बात करते हैं वीट की, वीट यानी गेहूं की, तो गेहूं में लगता है फेलारिस, इसका पूरा नाम क्या है, फेलारिस माइनर, तो फेलारिस माइनर लगता है गेहूं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीड दैट डिपेंड्स फॉर इट्स ग्रोथ ऑन इट्स होस्ट। ऐसे वीड्स जो अपने होस्ट पे निर्भर होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, तो होस्ट के ऊपर निर्भर हैं, तो हमारे क्या होंगे, पैरासिटिक वीड्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा मेन प्लांट है, ये हमारा मेन प्लांट है और नीचे इसकी रूट्स हो गए। अब कोई वीड क्या करेगा, इस मेन प्लांट पे डिपेंड है, तो ये इसका होस्ट हो जाएगा। ये हमारा हो गया वीड और ये वीट का होस्ट हो गया। अब वीट क्या करता है, वो अपनी लाइफ साइकिल के लिए, अपनी ज़िंदगी को पूरा करने के लिए, लाइफ को पूरा करने के लिए इस मेन प्लांट पे डिपेंड है जो कि इसका होस्ट है। ये इसके किसी भी पार्ट पे डिपेंड हो सकता है, इसके लीव्स पे डिपेंड हो सकता है, इसकी ब्रांच पे निर्भर हो सकता है, या फिर अगर ज़मीन के अंदर है तो उसकी रूट्स पे भी निर्भर हो सकता है। तो इस तरह के होते हैं पैरासिटिक वीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमी रूट पैरासिटिक वीड ऑफ सॉर्गम एंड शुगर केन। अब ये जो पैरासिटिक वीड्स होते हैं इनकी भी कई टाइप्स होते हैं, टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। तो पहला है यहाँ पे है सेमी रूट पैरासिटिक वीड। ठीक है, जो सेमी रूट पैरासिटिक वीड है उसमें आता है हमारा स्ट्रिगा। स्ट्रिगा इज इम्पॉर्टेंट सेमी रूट पैरासाइट, यानी ये जड़ों पे एक्ट करता है। तो ये बेसिकली किस क्रॉप के में एक्ट करता है, सॉर्गम में एक्ट करता है, एक तो शुगर केन में अटैक करता है। तो सॉर्गम शुगर केन 2 इंपॉर्टेंट इसके होस्ट प्लांट हैं जिसमें ये अटैक करता है। स्ट्रिगा, स्ट्रिगा एक सेमी रूट पैरासाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमी स्टेम पैरासाइट। तो सेमी स्टेम पैरासाइट वीड जो है बेसिकली एक्ट करता है मैंगो में। तो सेमी स्टेम पैरासाइट में आता है हमारा लोरेंथस। लोरेंथस स्पीशीज़ जो है वो सेमी स्टेम पैरासाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल रूट पैरासाइट ऑफ टोबैको। टोबैको में जो टोटल रूट पैरासाइट लगता है उसका नाम क्या है, तो टोटल रूट पैरासाइट में लगता है ओरोबांके स्पीशीज़। ओरोबांके बहुत ही इंपॉर्टेंट वीड्स है जो कि हमारा टोबैको में लगता है, इसके अलावा और भी क्रॉप्स हैं उनमें भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट कैटेगरी है, पहले था सेमी रूट पैरासाइट, सेमी स्टेम पैरासाइट, फिर है टोटल रूट पैरासाइट, अब और दूसरी कैटेगरी है लास्ट वन है सेम टोटल स्टेम पैरासाइट। तो टोटल स्टेम पैरासाइट वीड जो लुसीन में लगता है, लुसीन यानी एक इम्पॉर्टेंट हमारी लेग्यूमिनस क्रॉप है लुसीन, जिसको हम अल्फ़ा अल्फ़ा बोलते हैं, अल्फ़ा अल्फ़ा भी बोलते हैं लुसीन को। तो लुसीन में लगता है कसकटा। तो कसकटा यानी इसको हम कसकटा को कॉमनली बोलते हैं डॉडर। तो डॉडर यानी कसकटा हमारी क्या है, ये एक तरह का टोटल स्टेम पैरासाइट है। तो अब ये चारों के जो नाम हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 4 एग्जाम्पल्स, इनमें हर एक कैटेगरी में सिर्फ एक एग्जाम्पल है और एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि कौन सा कैटेगरी का जो वीड है वो उसका एग्जाम्पल बताओ, या फिर एग्जाम्पल दिया होगा उसका टाइप्स बताओ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ओरोबांकी दिया है तो उसका कौन सा टाइप है, ओरोबांकी टोटल रूट में आता है, कसकटा टोटल स्टेम है,
और अगर सेमी की बात करें तो स्ट्रिका सेमी रूट है और लोरेंथस सेमी स्टेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफ टाइप ऑफ क्रॉप वैराइटीज़ आर, जो ऑफ टाइप प्लांट्स होते हैं उनको हमको रिमूव करना होता है फील्ड से, जो ऑफ टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने वीट ग्रो करा है लेकिन हमने देख लिया कहीं कहीं पे हमारी राइस की, हमने जब हार्वेस्टिंग करते तो राइस रह गया होगा, तो राइस का प्लांट भी ग्रो हो रहा है, तो राइस का प्लांट एक्चुअली में वीड नहीं है, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड वीड, बट स्टिल वो हमारे गेहूं में लग गया है तो हमको उसको रिमूव करना होगा। तो ऑफ टाइप प्लांट है ये। कैसा प्लांट है? ऑफ टाइप। इस टाइप के प्लांट्स को रिमूव करने को हम बोलते हैं रोगिंग, और इस तरह के प्लांट्स को बोलते हैं रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ क्रॉप्स आर मोर प्रोन टू वीट कंपटीशन। तो वीट कंपटीशन का जो टाइम होता है सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेज कंसिडर की जाती है? दैट इज़ फ्रॉम जर्मिनेशन टू सीडलिंग। जब हम प्लांट्स की सोइंग कर देते हैं, सोइंग के बाद जर्मिनेशन के बाद से स्टार्ट हो जाता है वीट कंपटीशन टाइम, और कब तक होता है? मेनली सीडलिंग आने तक, यानी जब प्लांट बाहर ना आ जाए सीडलिंग फॉर्म में, एक दो पत्तों की फॉर्म जब प्लांट्स में आ जाती है उसको बोलते हैं सीडलिंग। और इस दौरान का जो बीच का टाइम होता है वो हमारा मेन टाइम होता है वीट कंपटीशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीट कंपटीशन फॉर ट्रांसप्लांटेड राइस। तो ट्रांसप्लांटेड राइस में बेसिकली जो टाइम होता है वो कम होता है, कम टाइम के लिए, मतलब जो वीट्स की प्रॉब्लम है वो ट्रांसप्लांटेड राइस में एब्सोल्युटली कम होती है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल जो हम सोइंग करते हैं ना राइस की डायरेक्ट सीडेड वाली, उससे कम होती है। तो बेसिकली पूछा गया है कि ट्रांसप्लांटेड राइस का वीट कंपटीशन जो पीरियड है वो कब तक रहता है? दैट इज़ अराउंड 30 to 45 डेज, यानी एक महीने के बाद ही यहाँ पे वीट कंपटीशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीट कंपटीशन फॉर अपलैंड राइस। पहले था ट्रांसप्लांटेड राइस, उसके बाद है अपलैंड राइस। तो ट्रांसप्लांटेड में हमने देखा 30 से 45 डेज है। अपलैंड राइस में जो होता है बहुत पूरा का पूरा पीरियड ही, इंटायर पीरियड ही हम कह सकते हैं, वो कैसा होगा? क्रॉप वीट कंपटीशन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया शुगर केन के बारे में। शुगर केन के में जो इम्पोर्टेंट है टाइम ड्यूरेशन वो बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज शुगर केन हमारी कंपैरेटिवली लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, लंबे टाइम के लिए वो फील्ड में रहती है। उसका तो इनफैक्ट जर्मिनेशन ही बहुत, एक महीने के बाद लगा लो, एक महीने के बाद तो उसका जर्मिनेशन होने को आता है। इसी कारण हम इसमें क्या करते हैं? ब्लाइंड हुइंग कर देते हैं। तो वह यहाँ पे पूछा गया है इसकी क्रॉप का जो क्रिटिकल पीरियड है वो कब आता है? शुगर केन में ज़्यादा लंबे टाइम तक रहता है, एक महीने के बाद से ही शुरू हो जाता है, अराउंड 120 डेज तक चलता है। तो 30 to 120 डेज आफ्टर सोइंग। तो देख सकते हैं ट्रांसप्लांटेड राइस में 30 से 45 में था, अपलैंड में इंटायर पीरियड है, और शुगर केन का है 120 डेज तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ वन ऑफ द हायर प्लांट ऑन द अदर हायर प्लांट इज नोन एज व्हाट। यानी अगर एक प्लांट का दूसरे हायर प्लांट पे कुछ डिट्रीमेंटल इफेक्ट है, डिट्रीमेंटल इफेक्ट का मतलब होता है कुछ खतरनाक टाइप का डेंजरस इफेक्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं एलिलोपैथी। व्हाट इज़ कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड एलिलोपैथी। होता क्या है, कुछ प्लांट्स होते हैं वो कुछ ऐसे सर्टेन केमिकल रिलीज़ कर देते हैं कि वो उनको तो असर नहीं करेंगे, लेकिन जो उनके साथ प्लांट लगा होता है, ये स्पेशली होता है इंटरक्रॉपिंग या मिक्स क्रॉपिंग में। जब हम मिक्स क्रॉपिंग करते हैं ना, इंटरक्रॉपिंग या मिक्स क्रॉपिंग, जैसे एक क्रॉप हमने ग्रो करी, क्रॉप 1, उसके बाद हमने क्रॉप नंबर 2, फिर क्रॉप नंबर 1 या क्रॉप नंबर 3, क्रॉप नंबर 2, इस तरह से जब इंटरक्रॉपिंग या मिक्स क्रॉपिंग करते हैं तो होता है क्या कि हमारी जो क्रॉप पहली क्रॉप है, या फॉर एग्जांपल A to Z हमारी कोई भी क्रॉप हो सकती है, सपोज क्रॉप नंबर 1, इसके कुछ जड़ों में से कुछ केमिकल निकला जो दूसरे प्लांट को अच्छा नहीं लगा, और दूसरे प्लांट पे उसका कुछ डेंजरस इफेक्ट हुआ, कुछ डिट्रीमेंटल इफेक्ट हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं एलिलोपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ फ्लशिंग आउट जर्मिनेबल वीट सीड बिफोर द क्रॉप सोइंग इज कॉल्ड स्टेल सीड बेड। ये प्रैक्टिस बहुत ही कम यूज़ होती है। इसमें होता क्या है, इसकी जो जर्मिनेबल सीड होते हैं, पहले हम फील्ड में क्या करते हैं, वीट का जो सीड होता है, वीट के सीड्स को अलाउ करते हैं कि वो जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करने के बाद हम क्या करते हैं, क्रॉप जो हमारी मेन क्रॉप होती है, सपोज हमारी मेन क्रॉप है ये, एग्जांपल राइस, वीट, कुछ भी ले लो आप मेन क्रॉप के तौर पे, हमको मेन क्रॉप की सोइंग करनी है। लेकिन मेन क्रॉप की सोइंग से पहले जो ऑलरेडी वहाँ पे वीट्स के सीड हमने जर्मिनेट कराए थे, उनको क्या करेंगे, फ्लशिंग आउट करेंगे। फ्लश आउट मतलब पानी से बहा देंगे। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस होती है, इट इज़ कॉल्ड स्टेल सीड बेड।
जब ये सारे के सारे वीड्स पानी से फ्लश आउट हो जाएंगे तो हमारा जो लैंड है उसमें हम अपनी मेन क्रॉप के सीड्स को सोए करेंगे। इस प्रैक्टिस को स्टेल सीड बेड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेल सीड बेड टेक्निक ऑफ वीट कंट्रोल इज, ये एक तरह का कल्चरल मेथड है, ठीक है, कल्चरल है क्योंकि कोई केमिकल यूज़ नहीं है तो कल्चरल मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,4-D सीमाजीन एट्राजीन फ्लूक्लोरोनिन बिलोंग टू द सिलेक्टिविटी ग्रुप। तो सिलेक्टिविटी ग्रुप्स के दो टाइप्स होते हैं, सिलेक्टिव हर्बिसाइड या फिर नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। हर्बिसाइड क्या होता है, हर्बिसाइड वो केमिकल्स होते हैं जो बेसिकली वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, वीड को किल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हर्बिसाइड्स के टाइप्स बताना है आपको, कौन सिलेक्टिव है कौन है नॉन सिलेक्टिव। सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स जो होते हैं वो कुछ सिलेक्टेड वीड को ही किल करेंगे, सारे को किल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सिलेक्टेड में आते हैं 2,4-D, सीमाजीन, एट्राजीन एंड फ्लूक्लोरोलिन। तो ये हमारे जो पाँचों हैं 2,4-D, सीमाजीन, एट्राजीन, फ्लूक्लोरोलिन, सॉरी 4 हो गए। तो ये चारों हमारे सिलेक्टिव हर्बिसाइड की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम बात करें नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड, तो नॉन सिलेक्टिव में हमारे कौन कौन आते हैं, डाइक्वाट, पैराक्वाट, ऑक्सी डाइग्रिल एंड ग्लाइफोसेट। तो ये हमारे जो हैं सिलेक्टिविटी ग्रुप के हिसाब से हमारे नॉन सिलेक्टिव हैं। तो आपको एग्जांपल्स अच्छे से याद होने चाहिए, कौन हमारा सिलेक्टिव हर्बिसाइड है कौन हमारा नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हर्बिसाइड अप्लाइड 1 day बिफोर सोइंग, प्लांटिंग और जस्ट आर कम्स अंडर, यानी वो हर्बिसाइड जो हम अप्लाई करते हैं 1 day बिफोर सोइंग, बुआई से, जैसे हमारी मेन क्रॉप है, मेन क्रॉप लगाने से एक दिन पहले या उससे जस्ट पहले ही की प्लांटिंग में हम जो हर्बिसाइड अप्लाई करते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन हर्बिसाइड, उसको हम बोलते हैं प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन की, और उसमें सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल होता है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन का, दैट इज़ प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्लूक्लोरोलिन। फ्लूक्लोरोलिन एक हमारा PPI यानी प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन हर्बिसाइड है, यानी हम सोइंग या प्लांटिंग से जस्ट 1-2 दिन पहले ही हम इसको अप्लाई करेंगे फील्ड में। तो फ्लूक्लोरोलिन हमारा PPI यानी प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन हर्बिसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जाम्पल्स ऑफ हाँ देखो यहाँ पे अगेन एग्जाम्पल्स बताए भी गए हैं, फ्लूक्लोरोलिन है, इसके अलावा एलाक्लोर है, ट्राइफ्लोरालिन भी है, बट फ्लूक्लोरोलिन हमारा मेन और इम्पॉर्टेंट हर्बिसाइड है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हर्बिसाइड अप्लाइड 1 to 4 days आफ्टर सोइंग एंड कम्स अंडर। तो यहाँ पर टाइम याद रखना है, सोइंग हमने कर ली, सोइंग के 1 से 4 दिन के बाद हम हर्बिसाइड जो अप्लाई करेंगे वो हमारा प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड होगा, ठीक है। एक तो हमने सोइंग से पहले अप्लाई करा, सोइंग से पहले हम जो अप्लाई करते हैं प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन है, सोइंग के 1-2 दिन बाद अप्लाई करेंगे वो हमारा प्री इमर्जेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखना है, प्री इमर्जेंस के एग्जाम्पल क्या है, दैट इज सीमाजीन, एट्राजीन, एलाक्लोर, बीटाक्लोर, निट्रोफैन, पेंडिमिथिलिन। अब यहाँ पे पूछे जाने वाले जो हैं वो सीमाजीन और एट्राजीन हैं और पेंडिमिथिलिन है, ये एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इसके अलावा एलाक्लोर और बीटाक्लोर भी इंपॉर्टेंट है, निट्रोफैन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 3 ही है, सीमाजीन, एट्राजीन एंड पेंडिमिथिलिन। नेक्स्ट है द हर्बिसाइड अप्लाई 30 to 40 days आर कम्स अंडर। तो जो हर्बिसाइड में अप्लाई करेंगे 30-40 डेज़ में, यानी अबाउट 1 महीना, ठीक है। तो 1 महीने के टाइम के दौरान जो हम अप्लाई कर देते हैं उस टाइम को हम उस हर्बिसाइड को बोलते हैं पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड, ठीक है। पोस्ट इमर्जेंस का मतलब कि हमारे जो वीड्स है वो इमर्ज आउट होने लगेंगे तो उस टाइम पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। जनरली 30 to 40 डेज़ का टाइम जो होता है वो अराउंड 1 महीना, ठीक है। 1 month का जो टाइम होता है उस टाइम पे जो वीड्स होते हैं वो ग्रो होने लगते हैं, बाहर आ जाते हैं, जर्मिनेट करेंगे। उसके बाद हम जो अप्लाई करेंगे केमिकल उनको मारने के लिए वो हमारा पोस्ट इमर्जेंस कहलाया जाता है। तो पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड्स का एग्जांपल हमें हमारा आता है 2,4-D, डाइक्वाट, पैराक्वाट, आइसोप्रोटिरोन, फिनॉक्सीप्रॉप इथाइल, सल्फोसल्फुरॉन, क्लोरियम इथाइल एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पोस्ट हार्वेस्ट हर्बिसाइड है दैट इज़ 2,4-D, डाइक्वाट, पैराक्वाट, आइसोप्रोटिरोन एंड सल्फोसल्फुरॉन, ये हमारे बहुत ही मेन और इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,4-D बिलोंग टू द केमिकल ग्रुप्स। अगर आपको पता होगा कि हर्बिसाइड के डिफरेंट केमिकल ग्रुप्स होते हैं, टोटल अराउंड 13 और 12 केमिकल ग्रुप्स होते हैं, तो जिसमें से 2,4-D जो है किस में आता है, 2,4-D मेनली बिलोंग टू क्लोरोफिनॉक्सी कंपाउंड। तो 2,4-D जो है किस ग्रुप को बिलोंग करता है, क्लोरोफिनॉक्सी कंपाउंड्स को वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फ्लूक्लोरोलिन एंड पेंडिमेथिलिन बिलोंग टू विच केमिकल ग्रुप। पहला क्वेश्चन में पूछा गया था कि 2,4-D किस केमिकल ग्रुप को बिलोंग करता है, तो हमारा 2,4-D है फिनॉक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप को बिलोंग करता है। दूसरा यहाँ पूछा गया कि फ्लूक्लोरोलिन और पेंडिमेथिलिन किसको बिलोंग करते हैं, ये दोनों एक ही को बिलोंग करते हैं। तो जो फ्लूक्लोरोलिन और पेंडिमेथिलिन है ये बिलोंग करता है हमारा डाइनिट्रोएनिलिन्स को। ये इंपॉर्टेंट हैं, टोटल 13 ग्रुप्स होते हैं, केमिकल ग्रुप्स टोटल 13 होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए। फ्लूक्लोरोलिन और पेंडिमेथिलिन हमारा आते हैं डाइनिट्रोएनिलिन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्राजीन और सीमाजीन के बारे में। एट्राजीन और सीमाजीन किस केमिकल ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं ट्राइजीन्स को। ठीक है, ये हमारे ट्राइजीन ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ट्राइजीन ग्रुप का नाम है। नेक्स्ट पूछा गया है कि एलाक्लॉ, ब्यूटाक्लॉ, प्रोपालिन ये सब किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं अमाइड ग्रुप को। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पूछा गया है ग्लाइफोसेट और एनिलाफॉस के बारे में। ये किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो ग्लाइफोसेट और एनिलाफॉस बिलोंग करता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस को। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस को ये बिलोंग करते हैं। या फिर इसको एक नाम और है ग्लाइसिन्स भी बोलते हैं, इसको ग्लाइसिन्स भी बोलते हैं, ग्लाइसिन ग्रुप, ऑर्गेनोफॉस्फोरस या फिर ग्लाइसिन्स ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेडमार्क्स है। तो ओके, इतने जो क्वेश्चंस थे हमारे ऊपर के कुछ ये केमिकल ग्रुप से रिलेटेड थे। तो आपको पता होगा कि केमिकल ग्रुप्स टोटल कितने होते हैं, टोटल 13 केमिकल ग्रुप्स होते हैं हमारे। जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट इज अमाइड। अमाइड एक इम्पॉर्टेंट केमिकल ग्रुप है। ये बेसिकली जो केमिकल ग्रुप होते हैं किस तरह से काम करते हैं, ये जो होते हैं जो भी अमाइड हर्बिसाइड्स होते हैं, अमाइड ग्रुप के अंदर हर्बिसाइड आते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, फोटोसिस्टम 2 को इनहिबिट करने का काम करते हैं। अगर फोटोसिस्टम 2 इनहिबिट हो जाएगा तो प्लांट ऑटोमेटिकली उसको लाइट कैप्चर नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली क्लोरोफिल नहीं बनाएगा, वो मर जाएगा। तो इस तरह से हर्बिसाइड्स क्या करते हैं, वीट को मारने का काम करते हैं। तो अमाइड में इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको याद करना है। अमाइड में हमारे एलाक्लॉ, ब्यूटाक्लॉ और प्रोपानिल आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी और कैटेगरी होती है हमारी, एक होती है हमारी डाइनिट्रोएनिलिन्स की, इसमें फ्लूक्लोरोलिन और पेंडिमेथिलिन आ गया। एक इम्पॉर्टेंट हमारी जो कैटेगरी आती है, एक और आती है हमारी जो आपको याद रखने हैं, अमाइड याद रखनी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पे बाइपीरिडियम्स, बाइपीरिडियम्स में कौन आते हैं, बाइपीरिडियम्स में हमारे आते हैं पैराकॉट एंड डाइकॉट। ये जो पैराकॉट और डाइकॉट है ये हमारे हैं बाइपीरिडियम्स। और इसके अलावा जो एक कैटेगरी और आपको याद रखनी है, दैट इज़ एक हमारी होती है यहाँ पे फिनाइल यूरिएस की, फिनाइल यूरिएस में हमारे कौन आते हैं, फिनाइल यूरिएस में आता है हमारा आइसोप्रोटोरॉन। ये आइसोप्रोटोरॉन है, ये हमारा फिनाइल यूरिएस में आता है। इसके अलावा अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो केमिकल ग्रुप के अलावा अब हमको ट्रेड नेम से क्वेश्चन देखने हैं। तो ट्रेड नेम से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वन इज व्हाट इज़ द ट्रेड नेम ऑफ एलाक्लॉर। तो एलाक्लॉर का ट्रेड नेम क्या होता है, तो बहुत सारे जो हमारे हर्बिसाइड्स होते हैं उनके ट्रेड नेम्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया एलाक्लॉर के बारे में। तो एलाक्लॉर का जो ट्रेड नेम है वो है लासो। बट लासो ही होता है, नो ऐसा नहीं है, एक और नाम भी है इसका, लासो के अलावा एक नाम और है। एलाक्लॉर का जो ट्रेड नेम है वो लासो तो है, बट इसके अलावा एक नाम और है जो जाना जाता है उसको, दैट इज़ क्रॉप स्टार। ठीक है, तो लासो और क्रॉप स्टार दोनों ही जो है ट्रेड नेम है एलाक्लॉर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड नेम ऑफ क्रोमियम इथाइल। ये पूछा गया क्रोमियम इथाइल का ट्रेड नेम क्या है, दैट इज़ क्लासिक एंड क्लोबेन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एलाक्लॉर का इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड नेम ऑफ क्रोमियम 10% प्लस मैट सल्फोन मिथाइल 10%। तो अगर इसका हमने 10% दोनों का मिक्सचर करके सॉल्यूशन बनाया तो उसका ट्रेड नेम क्या होता है, क्योंकि मिक्स करा है तो इसका नेम हो जाएगा एलमिक्स। नेक्स्ट पूछा गया इथॉक्सी सल्फ्रॉन का। इथॉक्सी सल्फ्रॉन का इंपॉर्टेंट है सनराइज़। ठीक है, इथॉक्सी सल्फ्रॉन को सनराइज़ बोलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पूछा गया ग्लाइफोसेट के बारे में। तो ग्लाइफोसेट का जो ट्रेड नेम है वो क्या है, ग्लाइफोसेट का जो ट्रेड नेम है दैट इज़ राउंड अप।
ग्लाइफोसेट का जो ट्रेड नेम है वो है राउंडअप। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट और जो हमारी कैटेगरी हैं, जैसे एक एलाक्लोर के बारे में आपको पता होना चाहिए, एलाक्लोर को लासो बोलते हैं या फिर क्रॉप स्टार बोलते हैं। इसके अलावा जो आपको याद होना चाहिए ब्यूटाक्लोर, ब्यूटाक्लोर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ब्यूटाक्लोर का जो ट्रेड नेम है वह है मचीटी, ठीक है, चीटी नहीं है, मचीटी, ठीक है, ब्यूटाक्लोर मचीटी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट, एक तो ब्यूटाक्लोर इम्पोर्टेंट हो गया, दूसरा हमारा फ्लूक्लोरालिन भी इम्पोर्टेंट है, फ्लूक्लोरालिन, ठीक है। फ्लूक्लोरालिन का जो नेम है वो है वैसलिन, ठीक है, वैसलिन देख लो, आप याद कर लो, वैसलीन वैसलिन, आपको जो जैसे समझ में आ रहा है आप याद कर लो, ट्रिक आप बना लो, फ्लूक्लोरालिन वैसलिन। और किसका इम्पोर्टेंट होता है, और एक इम्पोर्टेंट होता है स्टॉम्प होता है, किसका होता है, पेंडिमिथिलिन का होता है, ठीक है। यहाँ पे बना देते हैं पेंडिमिथिलिन का क्या होता है, स्टॉम्प, STOMP, स्टॉम्प। तो ये इम्पोर्टेंट था, ठीक है। और ग्लाइफोसेट का इम्पोर्टेंट है राउंडअप, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वीड हर्बिसाइड्स हैं जिनके ट्रेड नेम आपको याद होने चाहिए, प्लस इनका जो टाइम ऑफ एप्लीकेशन है कि वो प्री है, पोस्ट इमरजेंस है, या जो भी प्री प्लानिंग ऑपरेशन है वो भी आपको याद होना चाहिए, और प्लस इनका जो केमिकल ग्रुप है वो आपको याद होना चाहिए। तो वीड्स में यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको वीड के बारे में, वीड साइंस में आपको पढ़ने चाहिए कि कौन कौन से वीड्स क्या होते हैं। और इसके अलावा जो पैरासिटिक वीड्स थे वो इंपॉर्टेंट थे, 4 पैरासिटिक वीड्स होते हैं, उनको आपको अच्छे से एग्जाम्पल सहित याद रखना होगा। वीड्स में और तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे वीट का जो चैप्टर है इट इज़ डन। इसके अलावा यहाँ पे जो 3 पन्ने हैं वो मिसिंग हैं, तो हाँ पता नहीं इसमें क्या था, बट इसके बाद चैप्टर नंबर 3 एग्रोमेट का है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक नहीं, इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।